हेलो दोस्तों, ये है आपका चैनल लूसिड लर्नर। यहाँ पर आप सीखेंगे ऐसे एक विषयों के ऊपर गंभीरतापूर्वक चर्चाएं और टॉपिक जो भी हम लेंगे उसको गहराई से उठाएंगे और उसके बारे में हर पहलू को छुएंगे। इसको आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह से अपने ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हमास, फिलिस्तीन, इजराइल संकट। संकट तो दोस्तों हम इसमें जो है मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेंगे, जैसे कि हमास फिलिस्तीन संकट में हमास के जो राष्ट्रपति हैं और फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उन दोनों का जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे वो शासन कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। उसके बाद हम फिलिस्तीन के पूर्व की घटनाओं को भी लेंगे, इजराइल की स्थापना कैसे होती है, फिलिस्तीन कहाँ से प्रारंभ हुआ, इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इजराइल की स्थापना 1948 में होने के बाद क्या परिवर्तन होता है, अरब राष्ट्रवाद का उद्भव और अरब राष्ट्रवाद के उद्भव के बाद जो चीज़ें परिवर्तनकारी होती हैं वो सबको शामिल करते हुए थोड़ा सा टच हम इसको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखेंगे। दोस्तों, हमास संकट जो खड़ा हुआ है ये एक वैसे तो देखने में एक आतंकवादी कार्य है, लेकिन ये एक नेशन द्वारा परिचालित है। वह आतंकवादी संगठन एक भूभाग पर शासन करता है और पिछले 18 वर्षों से शासन कर रहा है। जब फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास के नेतृत्व से पूर्व पीएलओ को फिलिस्तीनी पीएलओ को जो इजराइल के उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उसको सौंप दिया था। वो इजरायली बस्तियों को यहूदियों से खाली करवा करके उनको सौंप दिया था और कुछ ही वर्षों के बाद वहाँ हमास नामक एक ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन का प्रभाव बढ़ गया और उसने जल्दी वहाँ शासन की स्थापना कर दी अपने नेतृत्व में। यद्यपि हमास 1987 का में स्थापित संगठन है, इजराइल का विरोध करता है और इजराइल को समूल उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे हमें यह देखना है कि आज विश्व में शांति स्थापित हो सकती है तो वो कैसे। हम शांति को या युद्ध को एक खंडित अवस्था में नहीं देख सकते हैं, अखंडता में ही इनकी ताकत है। तो उसी तरीके से हमास ने जो कार्य किया है, एक राष्ट्र के ऊपर हमला करके तीनों जल, थल और नभ तीनों ओर से जो उसने आक्रमण किया है और आक्रमण करके उसके नागरिकों को छत विक्षत किया है, हमला किया है, पूरी तरीके से आतंकवादी कृत्य है। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि विश्व के सभी राष्ट्र इस मामले में एक मत नहीं है और ये एक मत इस मामले में भी नहीं है कि वो इसको एक कोई आतंकवादी घटना मानते हैं। भारत ने अपने मानवतावादी पक्ष को उद्घाटित करते हुए न केवल इजराइल का साथ दिया है बल्कि अपने पुराने जो भारत का पुराना जो मानदंड रहा है उसके तहत उसने फिलिस्तीन को भी स्वीकार किया। दरअसल इसकी कहानी बहुत पूर्व 1947 से के आसपास या उससे पूर्व भी चली जाती है, जब फिलिस्तीन नामक राष्ट्र का विभाजन करके ब्रिटिश कॉलोनियल लोगों ने इसको दो राज्यों में जून 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल नामक दो राष्ट्रों में बांट दिया था। इसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है और इस कहानी इस नाते भारत से भी इसका पक्ष जुड़ता है, क्योंकि भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। भारत गुलाम रहा है और इस पक्ष में भारत को कुछ लोग कहते हैं 1000 वर्षों की गुलामी है और कुछ लोगों ने कहा 200 वर्षों की गुलामी है। दरअसल इसमें क्लियर मानसिकता है कि दरअसल हिंदू संस्कृति या भारत की प्राचीन संस्कृति हजारों वर्ष से पद दलित रही है, उसका निरंतर दबाया गया है, उसको तोड़ा गया है, उसको लूटा गया है, उसको गिराया गया है, मंदिरों को उसके ज्ञान विज्ञान को जलाया गया है। तो ये एक तो कथ्य है, एक इतिहास है। दूसरी ओर निरंतर इस्लाम की प्रवृत्तियां जो भारतीय समाज के भीतर घुसपैठ करते हुए इस कदर हावी रही कि न केवल उन्होंने हजारों वर्षों का लगभग शासन किया बल्कि वे निरंतर बढ़ती रही और भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को, एक भूभाग को एक समय विशेष में औपनिवेशिक ताकतों के विभाजनकारी मानसिकता के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लाभ प्राप्त करते हुए उन्होंने भारत को विभाजित करवा दिया और 1947 में भारत का भी विभाजन करके ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट के लोगों ने दो राष्ट्र का निर्माण कर दिया था, भारत और पाकिस्तान। इसलिए हम जब फिलिस्तीन इजराइल की बात करते हैं तो कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान की बात आएगी। भारत पाकिस्तान का विधान या विधाता
कहीं न कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट है, फिलिस्तीन और इजराइल का माइंडसेट भी कहीं न कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं। तो भारत के जो राष्ट्र निर्माता थे, भारत के जो युग चिंतक थे, उन्होंने कहीं न कहीं एक भारत की बात हमेशा से कही थी स्वीकार, भले ही उन्होंने भारत को विभाजित रूप में स्वीकार किया, उसी तरह उन्होंने एक फिलिस्तीन की ही मांग स्वीकारी थी। उन्होंने भारत और फिलिस्तीन के विभाजन को मांग को स्वीकार नहीं किया। मैं कह रहा हूँ भारत के सबसे बड़े नेता समय के महात्मा गांधी की और उसके बाद के नेताओं ने भी कहीं कहीं उसका अनुसरण किया था। अब हम आते हैं कि एक जो राष्ट्रवाद था, जो यूरोपियन माइंडसेट के राष्ट्रवाद ने जो एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति के विधान पर चल करके पूरे यूरोप में युद्ध मचवा दिया, पूरे यूरोप में युद्ध की पूरी ललकार गुजवा दी, और न केवल युद्ध की ललकार गुजवाई बल्कि दो महायुद्ध पूरे विश्व के धरती पर लड़े गए, और दो महायुद्धों से भी उनका भूख नहीं भरी, और अंत में वो पूरा यूरोप खंड खंड टूट करके कई राज प्रजातियों में, कई भाषाई प्रदेशों में, कई नृजातियों में और कई संस्कृतियों के स्वरूप में बदल बदल करके टूटता चला गया। और आज यूरोप में लगभग 45 से भी ज़्यादा देश हैं। ये एक सच्चाई है। अब हम आते हैं कि यूरोप की जो माइंडसेट है और जो भारत का माइंडसेट है और इजराइल, इन तीनों पर बात करेंगे तो हम एक चीज़ देखते हैं कि दरअसल 1890 से के दशक से पूर्व इजराइल के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं थी। दरअसल ये एक धार्मिक मतवाद है, ये यहूदी विचार जो यहोवा को मानने वाले, यानी एक ईश्वर निराकार स्वरूप को मानने वाले जो ज्यूज यानी यहूदी लोग थे, उनके बेटे इजराइल के नाम पर इस देश या राष्ट्र का नाम इजराइल है, जिसकी उन्होंने पहचान करी थी। और उनके पूर्व लोगों ने ज्यूनिस्ट आंदोलन को चला करके धीरे धीरे वहाँ के जमीनों को वहाँ के शेखों से महंगे दामों पर खरीद करके धीरे धीरे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, यहूदी बस्तियों का कॉलोनियों का निर्माण कराया जो जेरूसलम के आसपास, और धीरे धीरे वहाँ बसना शुरू किया। और 1914 जो पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, और फिर 1918 में जो एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड ऑस्टिन का जो एक स्वतंत्रता की घोषणा होती है, उसी के तहत कहीं न कहीं एक तरह से यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश के तहत इनको बसाया जाने लगता है। हम इसको इस रूप में भी देखते हैं क्योंकि फिलिस्तीन को ब्रिटिश कॉलोनी या ब्रिटिश के संरक्षण में ब्रिटिश मैंडेट के रूप में उस देश को बांट दिया जाता है या दे दिया जाता है। उस पूरे यह पूर्व में हम ये भी देख सकते हैं कि 1890 के पूर्व ये यूरोप के बीमार, यूरोप के रोगी तुर्की जो एक साम्राज्य था, उसका एक भाग था। फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ये सारे के सारे जो है कहीं न कहीं यूरोप के रोगी तुर्की साम्राज्य का भाग था। सीरिया और लेबनान को फ्रांस को दिया गया, फिलिस्तीन और मिस्र को ब्रिटेन पर का आधिपत्य रहा। आधिपत्य न कहा जाए, मैंडेट शब्द उपयुक्त है, मैंडेट दिया गया, वहाँ पे राज्याधिकार दिया गया। ये 1945 तक कायम रहा। 1945-48 जब तक लोगों ने वहाँ पूरी तरह से इसी दरमियान, इसी भाग में, इसी यहाँ पर अरब राष्ट्रवाद का उदय होता है। अरब राष्ट्रवाद इसलिए क्योंकि तुर्की साम्राज्य में तुर्की भाषा की प्रधानता थी, जो एक इंडो यूरोपियन या इंडो ईरानियन भाषा का एक पार्ट है, जबकि अरब राष्ट्रवाद जो है अरबी भागों के भाग में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जो एक सेमेटिक परिवार की भाषा है। और अरब जो लोग थे वो उन्होंने जो है इस भाषा भाषी प्रदेश के मानने वाले लोगों ने एक राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया, जो लगभग कहीं न कहीं अरब राष्ट्रवाद की वजह से वहाँ एक क्रांति की उत्पत्ति होती है। एक तरह से वहाँ पर उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन होता है और धीरे धीरे वो देश स्वतंत्र होने शुरू हो जाते हैं और अरबी राष्ट्रों का उद्भव होता है, अरबी राज्यों का। अब हम ये देखते हैं कि 1948 के बाद क्या स्थिति होती है। जब हम दो राष्ट्र यानी टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, तो भारत में महात्मा गांधी के खिलाफ ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट के लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना को इसी रूप में आगे बढ़ाया था। और जो सांस्कृतिक विविधता थी, जो खान पान की विविधता थी, जो भाषिक विविधता थी, जो कुछ और इतिहास काल में कुछ और विविधताएं या विरोध था, उसको उन्होंने उभारा या यूं कहीं उसे उभरवाया, और उसके लिए उन्होंने एक नए राज्य का निर्माण करवा दिया, जिसका नाम हम आज के डेट में पाकिस्तान करते हैं। पाकिस्तान जो टू नेशन थ्योरी के मांग पर बना था, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी उसके सिद्धांतों के बना था, वो 24 वर्षों बाद 1947 में 24 वर्षों बाद 1971 में, दिसंबर 1971 में एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है बांग्लादेश। पाकिस्तान का ही पूर्वी भाग, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, जो टू नेशन थ्योरी को खंडित करता है, क्योंकि दो अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ नहीं रह पाए, जबकि एक ही धर्म के मानने वाले लोग थे, एक ही धर्म के मानने वाले लोग एक साथ नहीं रह पाए। दूसरी और ये थ्योरी तो हो गई हमारी
इजराइल और भारत के परिप्रेक्ष्य में, पाकिस्तान के बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। इसको हम दूसरे नज़रिए से भी देखें तो ये पाकिस्तान के साथ साथ हम यहाँ कश्मीर में भी देख सकते हैं। कश्मीर में भी इसी तरीके से धार्मिक प्रभुता एक धर्म खास विशेष की थी, लेकिन कश्मीर भी हमारा बहुरंगी, बहुधार्मिक, बहुभाषाई, बहुप्रजाति और बहुरंगी तरीके से सजा हुआ भारत की विविधता को एक तरह से का लघु रूप था कश्मीर। जैसे भारत अपनी विविधता में सर्वांगीण में भरा हुआ था, उसी तरीके से कश्मीर भी अपनी विविधता में भरा हुआ था और वहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। बाद में टू नेशन थ्योरी की माइंडसेट रखने वालों ने वहाँ भी समस्याएं पैदा की। हम इतिहास जानते हैं कि इतिहास में वहाँ क्या क्या हुआ और आज की डेट में परिवर्तन होने के बाद क्या परिवर्तित हो चुका है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद स्थितियाँ बहुत कुछ बदल चुकी हैं। अब एक चीज़ हम इसमें, एक बात और हम इसमें ऐड करना चाहते हैं कि जो अक्सर ये बातें आती हैं एक नए संप्रभु राष्ट्र के निर्माण की, इसकी शुरुआत 1789 ईस्वी के बाद जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का एक नारा दिया था। तो उसी स्वतंत्रता की उद्घोषणा लगातार चलती रही और अलग अलग राज्यों, राष्ट्रों का निर्माण होता रहा। हम इतिहास में इस चीज़ को जानते हैं और ये लगातार अलग अलग राष्ट्रों के निर्माण, राज्यों के निर्माण ने कहीं न कहीं इस गति को दिया और यूरोप खुद स्वयं इसका शिकार हुआ। भारत के या आसपास के जो देश हैं, दक्षिण एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के, मध्य एशिया के, ये सभी इसके प्रभाव में रहे। एक इसमें हमें एक चीज़ और जोड़नी होगी भारत की डायवर्सिटी के बारे में। भारत की डायवर्सिटी जो है बना यूरोपियन राष्ट्रवाद, यूरोपियन नेशनलिज्म की। यूरोपियन नेशनलिज्म एक भाषा, एक संस्कृति, एक प्रजाति, एक धर्म की बात करता है, उसके आधार पर उसका राष्ट्रवाद खड़ा होता है। जबकि भारत की जो विविधता है वही भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। हमारे यहाँ कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। तो पानी भी बदलता है और वाणी भी बदल जाती है, यानी भाषा भी बदल जाती है, बोलियाँ बदल जाती हैं। हमारे यहाँ हजारों बोलियाँ हैं और सैकड़ों भाषाएँ हैं और 22 तो हमारी नेशनल संविधान में लिखित भाषाएँ हैं, संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाएँ हैं। अब ये सब चीज़ों को देखते हुए भारत की विविधता, भारत की खान पान, भौगोलिक विविधता, भारत के रहन सहन, भारत के और तमाम तरह की विविधताओं को देखते हुए, प्रजाति विविधता, धार्मिक विविधता, सब तरह की विविधताओं को देखते हुए भारत की एकता पूरे विश्व को आज आकृष्ट कर रही है। जबकि इसी विविधता को देखते हुए कहीं न कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट या दूसरे और कॉलोनियल माइंडसेट के लोगों का कहना है भारत जल्दी टूट जाएगा। जबकि भारत ने उन सबको कहीं न कहीं परास्त किया है। भारत न केवल टूटने के बजाय भारत एकजुट हुआ है, भारत और बढ़ा है और भारत ने अपना विस्तार किया है और वर्तमान समय में भारत उस गति को बढ़ा दिया है। आज भारत विश्व की महाशक्तियों की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है और यह बताता है, रास्ता दिखाता है कि हम विविधताओं में भी एक साथ रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं और दुनिया को मार्गदर्शन दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।